L1 लाइन की इक्वेशन है R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। सिमिलरली L2 लाइन की इक्वेशन है बच्चों R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। तो होपफुली आप A1 A2 का मतलब समझते होंगे, B1 और B2 वेक्टर का मतलब भी समझते होंगे। B1 वेक्टर क्या है? L1 लाइन के पैरेलल कोई भी वेक्टर। सिमिलरली B2 है और A1 L1 लाइन पर एक पॉइंट है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये जो R पॉइंट हमने डिनोट किया, इसको मान लेते हैं ये A1 वेक्टर के इक्विवेलेंट है ना, या पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर है। और सिमिलरली जो A2 पॉइंट है उसको S मान लेते हैं, ये पॉइंट। ठीक है जी। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है आपको समझाने के लिए। आपकी बुक्स में ये डायग्राम एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि जो पॉइंट S है उसका पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर है और पॉइंट R है जो L1 पर लाई करता है उसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर है। ठीक है जी। तो इसके बाद बच्चों आपको ये देखना है कि ये PQ, ये ऑलरेडी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ये PQ एक ऐसी लाइन है ना जो L1 और L2 दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि यदि कोई लाइन PQ L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये कैसे मालूम चलेगा? इसको समझने के लिए एक बार इस डायग्राम को दोबारा देखते हैं। इस डायग्राम में ये जो लाइन L1 थी, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है ना। तो इन लाइन को एक बार गौर से देखिए। जब ये लाइन यहाँ से आप ट्रेवल कर रही है और पीछे वाली लाइन नीचे से YZ प्लेन को होते हुए L2 लाइन के इतनी डिस्टेंस बैक से निकल रही है, तो जब आप यहाँ ट्रेवल करोगे और इस लाइन पे भी ट्रेवल करोगे तो देखोगे कि दोनों लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहाँ मिल रही है। यानी आप यहाँ बैठे हो, मान लीजिए कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है तो आपकी डिस्टेंस ये है, फिर आप पास आते हो आप यहाँ तक आ गए, मान लीजिए आप इस पॉइंट पर आ गए और वो बंदा चल के यहाँ आ गया, तो देखिए ये डिस्टेंस जो होगी ना, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो लाइन है ये आपकी L1 के परपेंडिकुलर है और ये सेम लाइन L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो ये ऐसी लाइन है ये जो कि L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है और इस लाइन से जैसे ही आप आगे मूव करते हैं तो आप इस ट्राइंगल को देखिए, आपकी डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आप किसी भी डायग्राम देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होगी दो स्क्यू लाइन के बीच में जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन दोनों गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी कोशिश की है कि आपको समझ आए इस डायग्राम के थ्रू कि ये PQ जो है L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। अब किस्सा ये है कि हमें PQ की लेंथ निकालनी है और वेक्टर प्रोजेक्शन मेथड के थ्रू हमने एक चीज़ समझी थी। यदि ये अच्छा, पहले आपको ये बता देता हूँ बच्चों कि RS को मैंने कनेक्ट किया और मान लीजिए RS एक वेक्टर बन गया ना। एक बार इसको, RS एक वेक्टर है जो R से S की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो RS वेक्टर को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, RS वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R। तो ये हो गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। कोई बड़ी बात नहीं है, आप कई बार देख चुके हो कि किन्हीं भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का वेक्टर कैसे मिलता है। तो A2 माइनस A1 वेक्टर ये हो गया RS वेक्टर। अब ये एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर में और इस परपेंडिकुलर लाइन में मैंने देखा कि दोनों के एजेस एक लाइन से कनेक्टेड है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि S से मैंने पॉइंट Q पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। बेसिकली जो PQ लाइन है वो L2 के परपेंडिकुलर है एट पॉइंट Q और L1 के परपेंडिकुलर है एट पॉइंट P। तो यदि मैं R से P तक एक लाइन खींचूँ तो वो लाइन कैसी होगी? PQ के परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली S से मैं यदि PQ पर एक लाइन खींचूं जो कि ये SQ है, ये भी परपेंडिकुलर है। और वेक्टर प्रोजेक्शन के थ्रू हमें पता है कि SR का प्रोजेक्शन लेंथ PQ होगा। यानी मुझे SR वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इस डायरेक्शन में, PQ डायरेक्शन में। तो एक कॉन्सेप्ट बच्चों और हमें मालूम है कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू, यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मैं L1 और L2 दोनों के ही परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल सकता हूँ।
ठीक है। यदि मैं L1 और L2 के पैरेलल जो वेक्टर्स दिए हुए हैं, B1 और L2 के पैरेलल जो वेक्टर्स दिए हुए हैं, B1 और B2 वेक्टर्स, उनको क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पॉइंट करेगा L1 और L2 दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है? PQ की। यानी कि B1 क्रॉस B2 वेक्टर विल पॉइंट इन दी PQ डायरेक्शन। तो एक बार देखते हैं, देखिए यदि मैं करता हूं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है जी, ठीक है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर निकलेगा वो क्या होगा बच्चों? B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूंगा B1 क्रॉस B2 को। तो ये मुझे क्या देगा बच्चों? ये मुझे देगा यूनिट वेक्टर n कैप इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। यानी मुझे एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा, देखिए ये वेक्टर मिल जाएगा, ये क्या होगा? n कैप। PQ डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा मुझे इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे PQ वेक्टर चाहिए तो मुझे PQ की लेंथ पता होनी चाहिए, इनटू मैं यूनिट वेक्टर कर दूंगा तो मुझे एग्जैक्टली PQ वेक्टर मिल जाएगा। अब PQ की लेंथ को मैं मान लेता हूं D है, D, ठीक है। PQ की, ये थोड़ा दूर आ गया लेकिन अज्यूम कीजिए बिल्कुल Q और P की लेंथ बता रहे हैं, पास मान लीजिए इसको। तो D जो लेंथ है PQ वेक्टर की, यदि उस D लेंथ को मैं D लेंथ का वेक्टर n कैप की डायरेक्शन में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट PQ वेक्टर इज इक्वल टू D स्मॉल d n कैप, ठीक है जी। ये डिस्टेंस है और ये इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी। और विच इज n कैप इज गिवन बाय दिस वैल्यू। तो बेसिकली मैंने PQ वेक्टर को निकालने का तरीका सीख लिया कि PQ वेक्टर कैसे निकलेगा। अब मुझे RS वेक्टर भी मालूम है, ये देखिए ये मुझे RS वेक्टर भी मालूम है और PQ वेक्टर भी मालूम है। अब मेरा काम रह गया है कि इस RS वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल लो PQ डायरेक्शन में और मुझे मेरी रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगी। बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? अब एक वेक्टर है, देखिए ये एक वेक्टर है जिसको बोल सकते हैं RS वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है, ये उसको बोल सकते हैं PQ, ठीक है जी। तो R से P तक एक लाइन आ रही है जो कि PQ के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली S से Q तक एक लाइन आ रही है जो कि PQ के परपेंडिकुलर है। ये S से Q, SQ इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये प्रोजेक्शन ऑफ RS हुआ, और ऑल्सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2। तो इसको निकालने के लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा? यदि ये एंगल थीटा है तो आई हैव टू डू RS cos थीटा। क्या करना पड़ेगा? RS cos थीटा, ठीक है जी, ये करना पड़ेगा। अब थीटा की वैल्यू डायरेक्टली मुझे नहीं मालूम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों? थीटा को निकालने के लिए, जैसे कि हमने वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि cos थीटा इज गिवन बाय बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज करूंगा, और RS और PQ वेक्टर, ये PQ वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा निकल जाएगा, ठीक है जी। तो देखते हैं, तो RS वेक्टर और PQ वेक्टर, RS वेक्टर क्या है बच्चों मेरा? देखिए cos थीटा इन अवर केस क्या होगा? RS वेक्टर डॉट PQ वेक्टर, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, cos थीटा निकालना है मुझे RS और PQ के बीच में, यानी RS वेक्टर और PQ वेक्टर के बीच में। यदि इस वेक्टर को मैं, हालांकि ये डायग्राम थोड़ा सा गलत हो जाएगा यदि मैं PQ को रीड्रॉ यहाँ करूँगा, इसीलिए मैंने अलग से डायग्राम ड्रॉ करके समझाया आपको कि यदि ये RS वेक्टर है ये वाला, ठीक है, और ये PQ वेक्टर है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा होगा वो कैसे मिलेगा मुझे? RS वेक्टर डॉट PQ वेक्टर डिवाइडेड बाय RS का मैग्नीट्यूड इंटू PQ का मैग्नीट्यूड या PQ की लेंथ, ठीक है जी। तो RS वेक्टर क्या है बच्चों? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है जी। ऑलरेडी आपने देख लिया अभी ना, ये RS वेक्टर दिया हुआ, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। PQ वेक्टर क्या था बच्चों? अभी हमने PQ वेक्टर भी निकाल लिया था, ये देखिए ये है PQ वेक्टर, डिस्टेंस D इंटू n कैप।
तो डिस्टेंस d, ये डॉट प्रोडक्ट लगेगा बच्चों, डॉट डिस्टेंस d, ठीक है, इंटू एन कैप डिवाइडेड बाय आर एस की डिस्टेंस। आर एस की डिस्टेंस क्या होगी, इसको अभी आर एस ही लिखने देते हैं, और पी क्यू की डिस्टेंस। पी क्यू की डिस्टेंस तुम्हें मालूम है कितनी है, d है। पी क्यू की लेंथ ऑलरेडी मालूम है, d है, ठीक है। तो ये d और ये d कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा, a2 माइनस a1 डॉट एन कैप डिवाइडेड बाय आर एस इज कॉस थीटा। ऑल्सो मुझे मालूम है कि जो लेंथ है पी क्यू की, ये पी क्यू, ये वैल्यू मुझे मालूम है कि पी क्यू की लेंथ या पी क्यू इज इक्वल टू आर एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के मैं इसके लिए लिखूंगा, पी क्यू की इक्वेशन में लिखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इंटू कॉस थीटा। इस इंटू से कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला इंटू नहीं है, मैं हटा ही देता, आर एस इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू ये है। इसको मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, मैं बेटर है ब्रैकेट डाल देता हूँ एक बार ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। a2 माइनस a1 डॉट एन कैप डिवाइडेड बाय आर एस। इसीलिए मैंने आर एस की वैल्यू पुट नहीं की थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आर एस की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये आर एस और ये आर एस कैंसिल आउट हो गया। तो पी क्यू की जो डिस्टेंस आ रही है ना, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आ रही है, वो क्या निकल के आ गई बच्चों मेरी, ये आगे निकल के a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ एन कैप। अब एन कैप की वैल्यू क्या है, ये है एन कैप की वैल्यू। चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं एक बार, तो क्या बन गया, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट क्या है बच्चों, b1 क्रॉस b2, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है जी। दिस विल गिव यू द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब सिंस ये क्या होगा बच्चों, ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन दिस प्रोडक्ट। तो इस वैल्यू को आप पहले तो याद रखेंगे एज अ फॉर्मूला, और दूसरा ये देखेंगे कि एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। अब सिंस पी क्यू तक डिस्टेंस है तो बेटर होगा कि आप इसके आगे भी एक मॉड लगा लीजिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। एक बार आपको मैं एक बार चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। आपको गिवन होगा ये दो इक्वेशंस L1 और L2 की, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर, ठीक है जी। ये दो इक्वेशंस दी होंगी और आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फाइनली आपको ये याद रखना है, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें a2 माइनस a1 जो पॉइंट्स हैं जिनसे लाइन गुजर रही है उनको आप डिफरेंस करके एक वेक्टर बनाएंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, जो पैरेलल वेक्टर्स हैं b1 और b2, तो b1 क्रॉस b2 कर देंगे, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 कर देंगे। इतना सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है जी। और ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव कोड करनी है, इसलिए आप इसको एक्स्ट्रा एक मॉडुलस का साइन लगा दिया। तो ये वैल्यू आपको यदि याद है, ये फॉर्मूला आपको याद है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूला याद है तो स्क्यू लाइन का क्वेश्चन आप डेफिनेटली ठीक करने वाले हैं बच्चों। इसको करने के बाद, इस फॉर्मूले को समझने के बाद एक बार इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने वाला। देखिए क्या दिया हुआ है कि दो लाइन की क्वेश्चन दी हुई है सिंपल, और आपको स्क्यू लाइन इन दो स्क्यू लाइन्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, हाउ वुड आई नो कि ये स्क्यू लाइन है कि नहीं? आप सबसे पहले ही लैम्डा के साथ जो वैल्यूज दी हुई है ना, इनको देखिए। यदि इनके आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट या एक्स वाई और जेड कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होते हैं, शब्दों में ध्यान देना, प्रोपोर्शनल बोला है मैंने, इक्वल नहीं बोला है। इक्वल है तब भी प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल है। यदि इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं, और पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का अलग डेरिवेशन है, अलग फॉर्मूला, वो हम भी सीखने वाले हैं। ये क्या था, दो नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये देखिए इनके आई कैप के जो कोफिशिएंट के रेशियोज हैं -1/2 हैं, जे का है 2/1, तो ये लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है, तो स्क्यू लाइन हो गई। तब स्क्यू लाइन के बीच में देखिए, स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2, ठीक है, डॉट ऑफ a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2 भी कर सकते हो, कोई हार्म नहीं है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर, इसका पूरे का मैग्नीट्यूड। सिंस ये तो मॉड है ही
तो बेसिकली आपको ऊपर वाली वैल्यू का मॉड निकालना है। तो जो पहले तो वैल्यूज़ को कोड कर लेते हैं। यहाँ पर A1 वेक्टर क्या है, देखिए A1 वेक्टर है I + 0j + 2k। अगेन ये मिस्टेक बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, j के कोफिशिएंट को 2 मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों ना, j इसमें है ही नहीं है, डायरेक्ट k आ गया, j है इसमें है ही नहीं है। सिमिलरली A2 वेक्टर क्या होता है बच्चों, A2 वेक्टर दिया हुआ है, इसमें I नहीं है। देखो कितनी होशियारी से क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें I नहीं है, सीधे j + k कैप। तो जब आप करने बैठोगे ना क्वेश्चन को सॉल्व, तो जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं उनमें ये क्या होता है कि j + k दिया हुआ है, आपने I + j मान के सॉल्व कर दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया जल्दी में, है ना, आपने I कैप और j कैप मान के सॉल्व कर दिया। सुनने में आपको लग रहा होगा कि कैसी वियर्ड सी गलती के बारे में बता रहा हूँ, बट मैंने प्रैक्टिकली देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और जो नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत होशियार बच्चे हैं, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए B1 वेक्टर क्या होगा, B1 वेक्टर देख लेते हैं, -i + 2j + 7k, तो -i कैप 2j कैप + 7k कैप, ये हो गया B1 वेक्टर। सिमिलरली B2 वेक्टर क्या हो गया बच्चों, देखिए सिंपल है, 2ij - k, तो 2i - j + k कैप, ठीक है, अच्छा +j - k था, सॉरी, +j एंड -k कैप। चलिए तो ये वैल्यूज़ हमें निकाल लेनी है पहले एग्जाम में, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करना है, देखना है और वैल्यूज़ पुट कर दो सिंपल। तब बच्चों ये फॉर्मूला आइडियली तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व होता है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, बट सिंस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके CBSE सिलेबस में से हटा दिया गया है 2021 के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली B1 और B2 को क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका A2 - A1 के साथ डॉट कर सकते हैं। वैसे भी आपको B1 क्रॉस B2 करना ही पड़ेगा, बिकॉज नीचे जो वैल्यू है B1 क्रॉस B2 का मॉड, तो आपको B1 क्रॉस B2 निकालना ही पड़ेगा सेपरेटली। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फार्मूला, आप B1 क्रॉस B2 निकालिए। और B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे बच्चों, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। B1 क्रॉस B2, तो देखिए इसके लिए होता था I कैप, J कैप और K कैप लिखा पहले, फिर B1 के कोफिशिएंट्स -1, 2 एंड 7, -1, 2 एंड 7, फिर B2 के कोफिशिएंट्स 2, 1 एंड -1, 2, 1 एंड -1। दिस विल गिव यू व्हाट, I कैप, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, -2, -7, -9 आ गया, -J कैप, उसके बाद ये रो ये कॉलम हट गया, 1 - 14, 1 - 14, ठीक है जी। फिर ये 14 है बच्चों ना, 19 से कंफ्यूज मत करना इसको, प्लस K कैप, ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, -1, -4, -5 आ गया, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू मुझे देगी -9 I कैप, ये हो गया -13, तो +13 J कैप, ठीक है जी, -5 K कैप। बच्चों ये मिल गया मुझे B1 क्रॉस B2, ठीक है जी। अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा A2 - A1 से, तो A2 - A1 क्या मिलेगा, पहले तो A2 - A1 देख लेते हैं एक बार। A2 - A1, यहाँ होशियारी की जरूरत है, बिकॉज यहाँ देखो यहाँ से J गायब है और यहाँ से I कैप गायब है, तो थोड़ा ध्यान से। तो A2 - A1 होगा बच्चों 0 I कैप -I कैप, तो -I कैप हो गया, ठीक है जी। फिर J कैप -0 J कैप, तो +J कैप बच गया, K कैप -2K कैप, तो -K कैप आ गया। ये चीज़ बड़े ध्यान से करना बच्चों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है, ये I और J बीच में घुमाए हुए हैं उन्होंने। तो -I + J -K कैप, ये मिल गया आपको A2 - A1, और -9I + 13 J कैप -5K कहाँ गया ऐसे, K कैप, ये वैल्यू मिल गई आपको B1 क्रॉस B2 की, ये B1 क्रॉस B2 है, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे करना पड़ेगा, तो करते हैं एक बार। देखिए B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर्स है ना, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। चलिए दिस इज इक्वल टू, अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता है डायरेक्टली कर सकते हैं आप, एग्जाम में एक बार ये वैल्यू लिखेंगे, डॉट लगा के फिर ये वैल्यू लिखेंगे, फिर सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बार, तो 9 + 13 + 5, ठीक है, तो 9 + 13 22 + 5 27, 27 इज द वैल्यू फॉर
दिस ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, अब रहता है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, इसका वैल्यू निकालना है ना मुझे, ये मॉड निकालना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या आएगा बच्चों, देखो B1 क्रॉस B2 का मॉड है तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 275 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 275 में बच्चों क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 25 बाहर निकल जाएगा, बचेगा 11, तो 5 रूट 11 हो गया। ये वैल्यू हो गई 5 रूट 11। तो मुझे मिल गया, ये वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई बच्चों 27। तो ये सॉल्व करने के बाद आप ये फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लगा के एक बार लिख देंगे वैल्यूज़ 27, ये वैल्यू जो है ना ये 27 आई है, ये 27 डिवाइड बाय 5 रूट 11। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द, या फिर रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन लाइन्स। दिस इज द आंसर। तो बच्चों होपफुली आपको समझ आया होगा। एक बार चाहे तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने देखा कि वेक्टर फॉर्म इक्वेशंस दी हुई हैं आपको और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया है। अब इंस्टेड ऑफ यदि वेक्टर फॉर्म ना देके उसने आपसे कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशंस दे दी और फिर पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स जबकि उनकी कार्टेशियन इक्वेशन दी हो। तो मान लीजिए लाइन की इक्वेशन दी हुई है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। ये पहली इक्वेशन हो गई। और सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए दी हुई है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। तो इस लाइन, इन इक्वेशन ऑफ लाइन को, जैसे लाइन ये L1 और ये L2, तो इन्हें देखते ही बच्चों समझ में आना चाहिए आपको कि ये पहली लाइन है ये पास होती है x1 y1 और z1 से, और सेकेंड लाइन पास होती है बच्चों x2 y2 एंड z2 से। साथ ही आपको मालूम चल जाना चाहिए कि पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, या मैं कह सकता हूं कि जो b1 वेक्टर है वो है a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप। सिमिलरली b2 वेक्टर या सेकेंड लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या होगा, जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये दिए हुए हैं, तो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये इंफॉर्मेशन निकालना आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन देखोगे वैसे ही ये पॉइंट और लाइन आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब यदि ये पॉइंट और लाइन दिमाग में आ गए तो आपको जो फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया है उस फॉर्मूले का भी यूज़ आप कर सकते हो। मान लीजिए आपको वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है तो एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का डायरेक्टली। वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होता है ना। एक डिटर्मिनेंट का हम यूज़ करेंगे जिसमें ये रहता है x1 माइनस x2, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट होता है y1 माइनस y2 एंड लास्ट एलिमेंट z1 माइनस z2। ठीक है, यहाँ आता है बच्चों a1, यहाँ b1, यहाँ c1, यहाँ आएगा a2 b2 एंड c2। ये बन गया एक डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। डिवाइड बाय होगा, बेसिकली डिवाइड बाय होता है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 के। ठीक है, जहाँ b1 और b2 क्या है, गिवन वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स जो कि आपने डायरेक्शन रेशियो को देखते ही लिख दिए हैं। तो इसको मैं एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देता हूँ डायरेक्टली। देखिए क्या कर सकते हैं, इसको याद करने का भी तरीका ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप यदि b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो आप सिंपल ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर एंड प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर। ये मैंने क्या किया बच्चों, इसमें a और b को a कॉलम और b कॉलम को इस तरीके से लेना है कि a1 के साथ b2 आएगा और a2 के साथ b1 आएगा।
सिमिलरली यहाँ बी और सी है, B1 के साथ C2 और B2 के साथ C1 एंड फिर C और A का कॉम्बिनेशन। इस तरीके से इनको स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में, ये नीचे वाली वैल्यू है ना, ये डिनोमिनेटर में आएगी वैल्यू और ये न्यूमरेटर रहेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके कार्टेशियन इक्वेशन से डायरेक्टली आप डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन निकाल सकते हैं। या आप दूसरा सेकंड तरीका क्या कर सकते हो बच्चों कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 के करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स लिख दो B1 B2 और पॉइंट आपको मालूम है तो ये बन जाएगा A1 वेक्टर के करस्पॉन्डिंग और ये बन जाएगा A2 वेक्टर के करस्पॉन्डिंग। और फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट B1 क्रॉस B2, ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट विथ A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 भी कर सकते हो, कोई हार्म नहीं है, दोनों ही कर सकते हो, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट है। एक्चुअली ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसी का ये फॉर्मूला होता है जो कि आपके सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन सिंस इस केस में जब आपको कार्टेशियन इक्वेशन दी हो तो उसके लिए फॉर्मूला ही ये होता है, तो कोई हार्म नहीं है यदि आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। नहीं करना तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो जिसमें B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ये वैल्यू होती है जो आपकी डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, ठीक है जी। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, दोनों फॉर्मूले इक्विवेलेंट हैं, जो आपको ईजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और रिकमेंडेड ये है कि यदि वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी तो ये यूज़ करना है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी तो इस फॉर्मूले को यूज़ करो।